अच्छा, ये अब बेसिकली एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे पता है कि हम न्यूमेरिकल ज़्यादा मतलब नहीं ज़्यादा पे फ़ोकस नहीं कर रहे, तो ये ऊपर-ऊपर से हम करेंगे। आप इसको ना बाद में डिटेल में भी कर सकते हैं। मैंने रजिस्टर में मेंशन कर लिया है कि कौन-सा पार्ट है, जो कि हम ऊपर-ऊपर से कर रहे हैं और हम उसको डिटेल में नहीं कर रहे। बाद में आप इस न्यूमेरिकल को सही तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है? मतलब न्यूमेरिकल्स इतना मसला नहीं है, सो ऊपर-ऊपर से आपको टॉपिक आना चाहिए। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस फाउंडेशन इज शोन इन फिगर 4.23 if the load eccentricity is 0.2 meter determine the ultimate load QU per unit length of the foundation use Maroff effective area method। पहली चीज़ इसमें आपको जो नोट करनी है वो ये चीज़ नोट करनी है कि ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस फाउंडेशन, ठीक है? इसका मतलब ये कि ये जो फाउंडेशन हमें गिवन है, ये फाउंडेशन बेसिकली कंटिन्यूअस फाउंडेशन, और कंटिन्यूअस फाउंडेशन अगर हमें यहाँ पे वो डायग्राम गिवन हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें सर ने बताया था कि बेसिकली जो आपकी वो होती है ना, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फाउंडेशन, उसकी जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये आपकी कंटिन्यूअस फाउंडेशन इसको कहते हैं, ठीक है? इसकी जो ब्रेथ होती है वो कंपैरेटिवली इतनी शॉर्ट होती है कि उसको हम एज कंपेयर टू लेंथ हम लेते हैं 1, और ये इस तरह कंटिन्यू होती जाती है, ठीक है? ये इस तरह कंटिन्यू होती जाती है। इसको हम वॉल के एग्जांपल में, रिटेनिंग वॉल के एग्जांपल में हम इसको ले सकते हैं कि उसमें हम कंटिन्यूअस फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अब इसमें सीन ये होता है कि इसमें जो ब्रेथ होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ बहुत ज़्यादा, तो हम उसको लेट्स सपोज अगर हम उसको 1 ले लें एज़ कम्पेयर टू द अदर लेंथ, तो वो फिर ऑलमोस्ट जो इनका रेशियो है वो 0 बनता है, ठीक है? इसलिए हमने क्या किया है कि हमने जो पहला काम किया है वो आप यहाँ पे नोट करें। रुकें एक सेकेंड, ये ये ठीक है। पहले बात तो ये है कि अगर आप नोट करें कि इसमें ना पहले पहले ये चीज़ जो चीज़ हमें गिवन है वो तो कंटिन्यूअस फाउंडेशन गिवन है, आपको पता चल गया कि कंटिन्यूअस फाउंडेशन है। तो नेक्स्ट बात जो है इसमें वो ये है, इसमें अगर आप नोट करें, इसमें लिखा हुआ है कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है? एक इसमें गिवन है ये जो है ना, पहले आप ये चेक करें कि इसमें जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो 40 है, जो कोहेजन है वो 0 है, और जो सरचार्ज है वो 16.5 है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो है ऊपर से लोडिंग तो आ रही है, ये जो मूवमेंट वाली चीज़ है ये क्या चीज़ है? मूवमेंट वाली बेसिकली चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स अगर एसेंट्रिसिटी आ रही है तो मूवमेंट भी जनरेट होगा, तो वो सिर्फ उसको ये बता रहे हैं हमें कि एक मूवमेंट जनरेट हो रही है इधर, ठीक है? अब बात ये आती है कि इसमें ये लिखा है कि डिटरमिन द अल्टीमेट लोड क्यू यू पर लेंथ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना इसलिए हमने पर लेंथ ऑफ द फाउंडेशन लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें बात ये आती है कि अगर इसकी जो सी की वैल्यू 0 है, तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये क्ले है, वैसे कॉमन सेंस है ये, क्योंकि जो क्ले पार्टिकल्स होता है, नहीं सॉरी, कोहेजन की वैल्यू, इसमें सी की वैल्यू है इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि ग्रेवल है। क्यों? क्योंकि जो कोहेजन होता है वो बेसिकली फाइनल पार्टिकल्स में होता है और क्ले फाइनर पार्टिकल्स में है, ठीक है? इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो है ना बेसिकली, ये हम इधर से कहेंगे कि ये जो बेसिकली है ये एक ग्रेवल या कोई मतलब बड़ा सैंड टाइप का पार्टिकल है, ठीक है? हम इससे कॉमन सेंस से, ये वैसे इसमें पूछा नहीं गया, ये एक और बात यहाँ पे ऊपर लिखा भी है सैंड, आपको बात कंफर्म भी हो गई है कि क्योंकि ये सैंड है तो इसकी जो सी की वैल्यू है वो 0 होगी। अगर सैंड की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 ना होती, यहाँ पे लिखी होती, हम खुद एज्यूम करते, एज्यूम नहीं, हम कहते कि सैंड है, उसकी वजह से कि जो कोहेजन की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0, उसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन तो है क्योंकि वो कंपैरेटिवली कोर्सर पार्टिकल्स है, और हमें जैसे स्टार्ट में पढ़ा था जियोटेक्निकल के स्टार्ट के लेक्चर्स में कि जो कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपके पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होते हैं, जो आपके पास फाइनल पार्टिकल्स होते हैं तो उसके पास आपके पास उसमें उसमें आपके पास सी की वैल्यूज होती है, ठीक है? क्लिक पार्टिकल्स उसमें आपके पास कोहेजन की वैल्यू होती है। फिर एक और पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हम जिसको मेरे ख्याल में एज फार एज आई नो, ठीक है, वो सिल्ट होता है, जो हमने अगर स्टार्ट में आपको याद हो हमने पढ़ा था, बिल्कुल सिल्ट है।
ठीक है। तो सिल्ट में कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरफेरेंस दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। उसको सी फी सॉइल बोलते हैं, सी फी सॉइल। एक होता है सी सॉइल, एक होता है फी सॉइल, और एक होता है सी फी सॉइल। तो ये पार्ट हो गया, और ये तीन पार्ट के सॉइल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अच्छा, तो पहले आपको ये चीज़ पता चल गई कि जो सॉइल है बेसिकली वो सैंड है, तो उसकी उसी की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। कोहेजन की उसकी है नहीं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली कोर्सर पार्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम इसी को मतलब क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सिर्फ ये आपको आइडिया देने के लिए कि कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट सा, आप सॉल्व कर सके उसको, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें नेक्स्ट इसने क्या किया हुआ है, इसने ऐसा किया हुआ है। ये सर ने हमें ये चीज़ बताई है बेसिकली यहाँ पे, अगर आप नोट करें कि ये तो वही वाली बात है कि एम, वही वाली बात कि मूवमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें एसेंट्रिसिटी आ रही है। हमने फिर ये जो साइन है वो वैसे इसमें डायग्राम में वैसे डाल दी है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो। मतलब ये कि लोडिंग ही सिर्फ चल रही है, उस लोडिंग की वजह से मूवमेंट होगी एसेंट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब सीन यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली हमने अगर Q की वैल्यू, हमने एक जनरलाइज फार्मूला अगर हमें याद हो, तो उसमें अगर आप चेक करें कि उसमें Q जो है, तो अल्टीमेट जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो भी चीज़ थी, ठीक है। अब वो क्या थी, उसकी तीन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट था कोहेजन कंपोनेंट, एक था सरचार्ज कंपोनेंट, एक था फ्रिक्शन कंपोनेंट। सी, ये था Q, और ये है था गैमा, ठीक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सी की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ये जो पूरा टर्म है ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बताया भी गया है नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो यहाँ पे सर ने शॉर्ट में बताया, इधर आपको डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अगर आप पहला चीज़ देखें कि पहले हमने क्या किया हुआ है, जो ये क्यू अफेक्टिव जो है, ठीक है, क्यू यू अल्टीमेट हम निकाल रहे हैं इसमें बेसिकली। इधर आपको पता चल रहा है कि इधर ये बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड कर रहा है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला तो एक बड़ा बेसिक चीज़ था जो उनसे भूल गया था, ठीक है। तो जो ये फार्मूला है जो हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, फिर उसको मॉडिफाई किया गया जो भी था, उसमें फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडिफिकेशन किए, टेबल्स बनाई है, ठीक है। तो वो जो था फार्मूला बेसिकली, वो फार्मूला जो था वो सब की सब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूले है, ठीक है, कि वो कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस का फार्मूला है, लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेट है, तो हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि इतनी कैपेसिटी है सॉइल की, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम पहले हमने फाइंड की, ये हमने फाइंड की है सरचार्ज। पहले सरचार्ज किस तरह फाइंड की है? सरचार्ज हमने इस तरह फाइंड की है कि ये जो सरचार्ज की वैल्यू बेसिकली होती है, वो आपकी होती है सॉइल की यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके डेप्थ, नहीं सॉरी, ये होती है आपकी डीएफ, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कितनी होती है? ये होती है डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। आप हमेशा याद रखिए कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन में आपकी नीचे जो फाउंडेशन की नीचे जो पोर्शन है वो तक आएगा, ठीक है। तो नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलसल आप जो लेंगे वो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन होगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। अब बात क्या आती है, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ये है कि इसने 16.5 को लिया है गैमा, ठीक है। अगर आप ये नोट करें कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 1.5, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलसल फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसके बॉटम तक वो हमारे पास 1.5 है। गैमा ऑफ सॉइल कितना है वो भी गिवन है आपके पास, 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बेसिकली वो है स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, जिसको हम गैमा कहते हैं। तो स्पेसिफिक वेट आपके पास पता है। आपने जब क्यू निकालना है, स्ट्रेस निकालना है या प्रेशर निकालना है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये नोट करें, स्ट्रेस एंड प्रेशर एक ही बात है, ठीक है। स्ट्रेस होता है विद इन द बॉडी, प्रेशर हम आउटसाइड है, वो सिंपल बात है, आपको याद ही होगा, रेजिस्टेंस होती है बेसिकली स्ट्रेस।
तो हमने जो क्यू की वैल्यू है, क्यू कौन सा क्यू है, ये वो क्यू नहीं है, ये चीज़ नहीं, अल्टीमेट क्यू नहीं है, ये स्मॉल क्यू उसका क्यू है जो सरचार्ज का क्यू है। तो सरचार्ज की क्यू के फाइंड करने के लिए हमने पहला उसका जो पहला कंपोनेंट है स्मॉल क्यू, वो हमने फाइंड किया, क्योंकि ये हर जगह पे बेसिकली हर जगह पे नहीं, लेकिन वो उसका सेकंड कंपोनेंट, मतलब आपको याद होगा। अच्छा, पहला कंपोनेंट अगर आप नोट करें इसमें नहीं है, तो उसमें आ रही है ना, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि जीरो था, वो सारा टर्म जीरो हो गया। तो सेकंड जो कंपोनेंट है वो था हमारा सरचार्ज, थर्ड कंपोनेंट था फ्रिक्शन। सेकंड कंपोनेंट में जो पहला टर्म है वो हमारा है क्यू, उसको हमने फाइंड किया। तो 16.5 जो उसका गैमा की वैल्यू है, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है, वो इनटू द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन जो 1.5 है। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो आ गई। सेकंड क्वेश्चन में सर ने क्या किया है कि अगर आप नोट करें कि इसमें सर ने क्या किया हुआ है, हमने कैसा किया है कि हमने बेसिकली, अगर आप नोट करें कि इसमें आप बेसिकली जो फैक्टर्स थे, वो जो क्या कहते हैं उसको, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो वो हमने वो तो हमें पता है, कोहेजन वो सब कुछ ना। इसमें जो आपके वो शेप फैक्टर्स, डेप्थ फैक्टर्स, वो चीज़ें जो थी ना, जो मॉडिफिकेशन के बाद आ रही थी बेसिकली, वो हमने यहाँ पे फाइंड की है। ठीक है, वो हमने किस तरह फाइंड की है कि लेट्स सपोज एन क्यू है, एन क्यू है, और इसके अलावा कौन सी वैल्यू है इसमें, एन क्यू के अलावा है इसमें एन गैमा। क्या करता हूँ, हाँ, एन गैमा, वो हमने उस टेबल से फाइंड की है। ठीक है, वो जो टेबल है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो टेबल हमने एक और स्लाइड में पढ़ा था, अगर आपको याद है, उसमें आपके पास वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के मुताबिक वो थे, क्या कहते हैं, डिफरेंट वैल्यूज थी मैरॉफ की, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। बस सिंपल बात है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, और जो है ना, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आराम से करने वाला है। आपको ज़रूरत नहीं है एमसीक्यूज़ के लिए, आप ऊपर ऊपर से समझें। सिंपल बात है, आप टेबल यूज़ करेंगे इसके लिए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके लिए बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं मैरॉफ के टेबल खोलूँ, तो इसमें जो आपकी वैल्यू है, मैं एक वैल्यू आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद फिर बाद में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो मैंने बताया था आपको कि शेप फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है ना, सॉरी, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है एन सी, एन क्यू और एन गैमा जो है बेसिकली, क्योंकि एन गैमा भी नीचे है। ठीक है, तो एन गैमा जो है बेसिकली ये वैल्यूज़ जो है, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिफरेंशिएट की होती है डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे मैरफ है, तो मैरफ का टेबल मैंने खोला है। तो एन क्यू की जो वैल्यू है वो टेबल से अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 40, एन क्यू की वैल्यू आ रही है 64.2, जो कि आ रही है यहाँ पे, अगर आप नोट करें कि 40 पे आप जब चेक करते हैं, ये लेट्स सपोज ये आप ये चेक करें कि जब आप 40 पे चेक करते हो तो ये आपके पास 64.2 आ रहा है। ठीक है, तो आप एन क्यू देख लेते हो। अच्छा, ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली इसी की कंटिन्यूएशन, इसी की कंटिन्यूएशन है इधर, यहाँ पे ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है वहाँ तक, तो इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ से हो रही है, मतलब नीचे एंड होके वो मतलब इधर से ये, और इधर से वो अलग से ये बता रहा है। ठीक है, तो बस आपको समझ आना चाहिए, इसलिए इसमें टेबल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। फिर जब आप ये कर लेते हो, उसके बाद क्या है बेसिकली कि आपने इफेक्टिव जो है ना ब्रेथ निकाला है। इफेक्टिव ब्रेथ कैसे निकाला है कि उसने, कि आप नोट करें कि इसकी जो ब्रेथ है, अब उधर तो हमने वन, वैसे आप एग्जांपल जो मैंने आपको, वैसे एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि जो कंटिन्यूस, नहीं सॉरी, जो कंटिन्यूस फाउंडेशन होती है, उसमें कंपैरेटिवली जो ब्रेथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली उसकी बहुत लार्ज होती है। तो वी टेक इट एज टू बी वन, या बहुत कम। ठीक है, इसी की उसमें यहाँ पे पहले से गिवन है, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन, अच्छा ये कंफ्यूज ना हो, इसमें ये डेप्थ गिवन है 1.5, इसमें जो लेंथ है बेसिकली वो नहीं है गिवन। ठीक है, ये देखा हुआ है पर यूनिट लेंथ ऑफ द फाउंडेशन, हमने यहाँ पे लेंथ जो है, जो कि मुसलसल जा रही थी, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, हमने उसको उस इसमें कहा कि यूनिट लेंथ के लिए निकाले, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेंथ की सारी मिल जाएगी। कैसे, वही बात की कंटिन्यूस स्ट्रिप, या फिर उसमें फाउंडेशन में जो स्ट्रिप फाउंडेशन होती है, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम 1 यूनिट का निकालते हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद टोटल लेंथ, तो हमारे पास टोटल उसका आ जाता है
लेंथ आ जाती है, सॉरी बेयरिंग कैपेसिटी आ जाती है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो यूनिट लेंथ इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि आप यूनिट लेंथ के लिए निकालें, ठीक है। बाकी जो लेंथ है वो उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो यूनिट लेंथ के लिए क्या है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल बात है। अब इसमें जो है 2 मीटर्स आपको गिवन है ब्रेथ, ठीक है। जब 2 ब्रेथ आपको गिवन है तो ये बात हमेशा याद रखें, इसमें बेसिकली जो आपको चेंजेस करनी होती है वो ब्रेथ में करनी होती है कंटिन्यूस फाउंडेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि आपकी ब्रेथ जो है बेसिकली, आपकी ब्रेथ जो है वो इफेक्टिव आप निकालोगे तो आपने 2 लिख दिया उसका टोटल, बी टोटल, ठीक है। बी टोटल कितना है, 2 है। उसके बाद इसने माइनस किया क्या, ये आप अगर मैं आपको कर्सर से दिखा दूँ, इसने माइनस किया है क्या किया है, 2 टाइम एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि वन वे इधर लिखा हुआ है कि वन वे एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे एसेंट्रिसिटी हमें एक ही बार गिवन थी 0.2, ठीक है। तो फिर क्या हमने लिखा है कि हमने बी इफेक्टिव का जो निकाला है, हमने टोटल ब्रेथ से 2 टाइम्स एसेंट्रिसिटी 0.2 माइनस की है। तो हमारे पास आंसर आया है 2 - 0.4, आपके पास आंसर आया है 1.6, ठीक है। अब लिखा है कि बिकॉज द फाउंडेशन इन क्वेश्चन इज अ कंटिन्यूअस फाउंडेशन, वही वाली बात जो मैंने आपको की थी, इनका जो रेशियो है वो 0 होता है। क्यों, कि लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो ये चीज़ है, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ एफ क्यू एस एंड एफ एफ गेमा एस, मतलब ये क्या है, आपके एंड जो होते हैं वो आपको शो करता है कि कौन सा फैक्टर है, ये शेप फैक्टर है, क्योंकि एस एस है। तो जो आपके शेप फैक्टर्स जो हैं वो आपके 1 आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रेशियो जो है ना बेसिकली वो क्या आ रही है आपके पास, वो आपके पास वो आ रही है, वो आ रही है 1, नहीं, ये देखो उसकी रेशियो 0 आ रही है। तो ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ये टेबल से आप ये भी कैलकुलेशंस में आप सिंपल बात है, आप चेक करोगे वो वही चीज़ आ रही होगी, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बस आप यहाँ तक समझे। तो उसको सॉल्व किया बेसिकली वही वाली बात है कि आपका जो कंटिन्यूस फाउंडेशन है तो उसकी वजह से बस ये चीज़ याद रखनी वाली है। सीक्यू में पूछ सकते हैं कि B/C जो रेशो होती है वो हम कंटिन्यूस फाउंडेशन में हम हमेशा 0 लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि जो वही वाली बात यहाँ पे मैं आपको बता भी सकता हूँ कि इधर जो बात है बेसिकली ये कि उसका फिर वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, क्योंकि ब्रेथ बहुत कम होता है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ट्रिप या कंटिन्यूस फाउंडेशन में, या एक और भी वर्ड था उस, पता नहीं कौन सा फाउंडेशन मेरे जहन से निकल गया, ट्रिप था, कंटिन्यूस था, ये दो थे शायद, और भी एक और था। एक और चीज़ वो शॉर्ट में बस ये बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, एमसीक्यू आ सकता है कि जो आप अगर आपसे ये पूछे कि जो कंटिन्यूस फाउंडेशन हो, नहीं अगर आपकी लोड वर्टिकल हो, जैसे यहाँ पे अगर आप नोट करें कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस फाउंडेशन अ लोड इफ लोड एसेंट्रिसिटी, वर्टिकल लोड लग रहा है, मतलब वर्टिकल लोड लग रहा है, उसकी जो साइड है, जो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन, मतलब उसकी वर्टिकल लोड है। अब इधर लग रहा हो, उधर लग रहा हो, उधर लग रहा हो, कि है वर्टिकल लोड, ठीक है। मतलब उसकी एसेंट्रिसिटी जो उसके साथ आप ताल्लुक नहीं है, वो टिल्टेड नहीं है बेसिकली, ठीक है, वो एक सीधा लोड है। तो वर्टिकल लोड्स में आपके जो इंक्लिनेशन फैक्टर्स होंगे वो के सारे सारे वो इक्वल्स टू 1 होंगे। जैसे करें यहाँ पे आप नोट करें कि एफ क्यू जो है, हमने जो सरचार्ज का जो इंक्लिनेशन फैक्टर है वो भी हमने आई आई जो है, मतलब आई आखिर में जो सब्सक्रिप्ट होता है वो आपको बताता है कौन सा फैक्टर है ये, ठीक है। तो उसका जो इंक्लिनेशन फैक्टर है वो हमने सरचार्ज में जो मतलब सॉरी जो एक आपकी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है वो आपके, तो वो तो आपके बेसिक है सी क्यू और गैमा, ठीक है। उसके बाद जो उसके वो शेप फैक्टर्स, इंक्लिनेशन फैक्टर और जो डेप्थ फैक्टर है, उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके जो इंक्लिनेशन फैक्टर वर्टिकल लोड आपकी लग रही हो तो उस केस में आपकी इंक्लिनेशन फैक्टर जो है वो इज इक्वल्स टू 1 होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप चेक करें कि एफ क्यू आई जो है वो भी 1 है और एफ गैमा आई भी इज इक्वल्स टू 1 है। सी तो हमारे पास है नहीं, सी तो पहले स्टार्ट्स में सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो जो पूरा जो टर्म था वो भी 0 हो गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखें हमेशा। एक और बात,
अगर आपने ये नोट किया, हमने अभी ये मतलब ये स्टार्ट करने से पहले हमने एक बात की थी कि जो ब्रेथ होती है वो हम क्या करते हैं, वो हम डेप्थ फैक्टर्स में जो है वो हम उसमें पूरा लेते हैं। तो ये भी याद रखिए कि जो ब्रेथ फैक्टर जो मतलब जो वो लेंथ अफेक्टिव होता है वो आप पूरा ही पूरा लेते हो, चाहे वो लेंथ हो ब्रेथ हो, आप पूरा ही पूरा लेते हो किसमें, डेप्थ फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये सीन भी है, इसको भी आप हमेशा याद रखें। अच्छा, फिर ये जब ये सारे मतलब बेसिकली ये लोग निकाल लेते हैं, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो रहा है इस तरह। ठीक है, कि ये जब इसने वैल्यू ये बाद में देख सकते हैं, मैं सही तरीके से ये नोट नहीं किया। ठीक है, आपने कहा मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जब इसने सारे ये सब कुछ निकाले, फिर उसने क्या किया कि एक वो फार्मूला में वही है कि क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। ठीक है, तो उसी तरीके से इसने क्या किया है, जब इन लोगों ने ये निकाल लिया है, तो इसने फिर ये मल्टीप्लाई की है कैसे। आप ये देखिए, ये लोड है आपका, ठीक है, ये आपके पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होगी, यहाँ पे आपके पास अल्टीमेट लोड आ गया। अल्टीमेट लोड कैसे आया कि हमने बताया था कि कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट्स, ये आप पक्का कर लो कि हर जगह फिर ये मसला होगा आपको। ठीक है, कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट्स लोड, अल्टीमेट लोड यहाँ पे चेक कर रहे हैं। स्ट्रेस आपके पास आ गया है, ठीक है। स्ट्रेस जब आपके पास आ गया है, इसने क्या किया है, इसने बेसिकली ऐसे किया है कि 1.6 इंटू वन इसने यहाँ पे अफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करके वन, वन क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो लेंथ उसने यहाँ पे हमें यूनिट का बोला था कि यूनिट का आप निकालो। तो 1.6, लेट सपोज ये एक चीज़ है जिसको आप बाद में निकालना चाहो आगे भी, तो इसका ये जो है ये वन है, और ये उसका लेट सपोज नहीं नहीं अफेक्टिव है, अफेक्टिव अफेक्टिव आपका बी के साथ था। ठीक है, तो इफेक्टिव आपका बी के साथ है, तो ये जो है आपके पास ये 1.6 आया है, और पीछे जो है वो वन है, ये पीछे आपका वन है। तो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली ऐसा किया है कि इसने एरिया फाइंड की है, एरिया निकाला है। ठीक है, और एरिया इसने ऐसा निकाला है कि, ठीक है, बी इंटू लेंथ की है। ठीक है, और वो आप नोट करें, इसमें इसने ये देखिए बी इंटू एल की है, बताया भी है। तो इसने ये लेंथ, ये आपके बेसिकली एरिया हो गया, ये आपके पास वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस हो गया। तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या था, एरिया इंटू स्ट्रेस, ये आपके पास आ रहा है अल्टीमेट लोड। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसी तरीके से अगर आप नोट करें कि ये जो है ना, ये हमें वही चीज़ बताई गई है, ओवरबर्डन, ये जो आपका सरचार्ज भी होता है। और अच्छा, ओवरबर्डन में याद रखिए ऊपर अल्टीमेट भी आ रही होती है। ठीक है, जो आप निकाल रहे होते हैं, ओवरबर्डन सरचार्ज एक ही बात है सब कुछ। अच्छा, इसी तरीके से प्रकाश और सारन ने भी काम किया है इस पे। ठीक है, प्लस उसका भी अपने ही अपने फार्मूले थे, जैसे ये इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने कंटिन्यूस के लिए बेसिकली है वो ये किए कि प्रकाश एंड सारण एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रिकली एंड वर्टिकली लोडेड कंटिन्यूअस स्ट्रिप फाउंडेशन। मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका वर्टिकल लोड्स है, मतलब उसमें इंक्लाइन नहीं है कोई सीन। दूसरा आप क्या है इसमें कि स्ट्रिप फुटिंग्स है। स्ट्रिप जो फुटिंग्स होती है कौन सी होती है, कंटिन्यूअस फुटिंग, मतलब कि वो वही वाला वो लंबा वाला सीन चक्का। ठीक है, बाय यूजिंग द वन साइडेड फेलियर surface in soil as shown in this। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी द अल्टीमेट लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंटिन्यूस फाउंडेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस। इसने बेसिकली किया है कि इसने स्ट्रेस वाला वो क्यू वाला सीन किया ही नहीं है, स्मॉल क्यू वाला, इसने डायरेक्ट लोड आपको बताया कि अल्टीमेट लोड कौन सा कितना बर्दाश्त कर सकता है। Soil when a vertical load is taken and a continuous strip footing is there, a continuous or a strip footing is there। ठीक है, इसने फिर क्या किया है कि इसने इधर लिखा भी है। अच्छा, आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि नीचे ई स्मॉल स्मॉल ये क्या क्या है, ये सबस्क्रिप्ट जो है नीचे नीचे, ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो किस्म की लोडिंग होती है। एक होती है सेंट्रिक लोडिंग, ठीक, एक होती है सेंट्रिक लोडिंग, वो ये है जिसमें आपका ई इज इक्वल टू जीरो होता है, वही बात। ठीक है, वैसे कंफ्यूज मतलब आपको पता होना चाहिए, सेंट्रिक में आपका जीरो है, एसेंट्रिक में ऐसा होता है कि आपकी जो लोड मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लोडिंग आपका सेंट्राइड जो है उस पर लोड नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो ये एसेंट्रिक, ये बेसिकली एसेंट्रिक शो कर के लोडिंग एसेंट्रिक हो रही है। ठीक है, और वर्टिकल हो रही है, मतलब कि इंक्लाइन नहीं है। अच्छा, ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर अगर अंडर एसेंट्रिक लोडिंग, इसमें इस तरह है बेसिकली कि अगर आप नोट करें इसमें कि इसमें ऐसा हुआ है कि
जब आप ये यूज़ करते हो, फिर आप ये फार्मूले हैं कुछ, ये भी आप यूज़ करते हो फार्मूले, ठीक है। और इसमें जो है ना बेसिकली ये फार्मूला है, देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसने बेसिकली ये देखना रेगुलर रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस के लिए भी इसने फार्मूले डाले हुए हैं, ठीक है। और आप वही आपके शेप फैक्टर्स हो गए, बाकी फैक्टर्स हो गए, प्रकाश एंड सारन, ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पे, इसके बेसिकली ग्राफ्स हैं जो आप यूज़ करके ना आप क्या करते हो, आप वैल्यूज़ निकालते हो एनसी। और ये चीज़ याद रखने वाली, ये पूछ सकते हैं कि सारन और प्रकाश का जो है बेसिकली जो उन लोगों का ग्राफ्स थे वो थे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और एनसी। फिर इसी तरीके से मतलब बात तो एक ही हो गई कि उन लोगों ने भी ऐसा ही किया था कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को एज अ फैक्टर लिया था कि चेंजिंग फैक्टर वो था और बाकी उसके मुताबिक किया हुआ था। इसमें ये जो रेशो निकालता है, उधर तो हमने बी बाई एल का रेशो, तो यहाँ पे भी रेशो है वो है ई बाई बी। ई बाई बी एसेंट्रिसिटी बाय ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन, ये लोग वो निकालते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली ये लोग फिर ग्राफ चेक करते हैं और उसकी अकॉर्डिंगली ई और सी जहाँ पे आ रहा हुआ हो सर वो फाइंड करते हैं। इसका मेथड बाद में आप देख सकते हो, आपको ऊपर ऊपर से समझाने की बेनती सर, कि बाकी मैंने ये लिखा हुआ है कि ये आपने नहीं पढ़ा या फिर बाद में डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल पार्ट। एक और चीज़ कि इसमें बेसिकली हम इंटरपोलेशन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर 0.5 हो, ठीक है, तो 0.5 वैल्यू तो इसके बीच में आ रही है, तो हम इंटरपोलेट वो या एक्सपोलेट करके ना एक्सट्रपोलेट करके हम वो फाइंड कर सकते हैं बेसिकली। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऊपर में जो चीज़ थी वो क्या चीज़ थी बेसिक। ये यहाँ पे जो बताया गया वो ये बताया गया, यहाँ पे अगर आपको पता है कि क्यू टू, तो ये जो है ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा जो बाकी है ये जो है ये आपके पास है स्मॉल क्यू, तो एरिया इनटू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू अल्टीमेट फोर्स, ठीक है। तो ये इस तरह लिखा हुआ है, बाकी इसको ऊपर से मैं बता रहा हूँ आप। एक और चीज़ इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें जो आपके पास एडिशन है ये यहाँ पे आपके पास जो शेप फैक्टर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट आया है टर्म्स में, उसकी वजह यही है क्योंकि जो स्ट्रिप फुटिंग होती है उसमें आपके पास एल तो 1 होती है, तो उसकी वजह से जो है ना जो आपके पास वो होंगी वो कम होंगी। ये लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे आपके पास टर्म्स बहुत कम है। ये इसको मैं थोड़ा जूम इन और जूम आउट करता हूँ आपके लिए। ये अगर आप कंपेयर करें दोनों को, तो रेक्टेंगुलर में आपके पास जब आपके पास लेंथ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो हम लेंथ को 1 लेते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसमें अगर आप नोट करें इसलिए शॉर्ट बात है, इसकी इक्वेशन जो है ज़्यादा होती है इससे ऊपर वाली से, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फाउंडेशन के लिए प्रकाश और सारा ने काम किया हुआ है।